ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਅਤੇ ਸਵਾਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੰਗ ਏ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਝਾੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ है, कॉस्ट ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ है? देखिए, सबसे बड़ा जो है किसान भी इसी मेथड को लगाता है, परंतु हमारे पंजाब और हरियाणा या जितना भी इंडिया में विजिट किया उसमें एक इसमें है कि वो जो किसान पानी डालता है वो इतनी एक्सेस मात्रा में डालता है कि वो पूरा बेड के ऊपर ही पानी भर जाता है, जिससे उसमें घास फूस ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, उसका जो खाद डालने का मेथड है वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड है, प्लेसमेंट मेथड नहीं है। पौधे के जहाँ जड़ें होंगी वहीं तो खुराक जरूर पौधे की जरूरत पड़ेगी, जब जड़ें नहीं पहुँचेंगी वहाँ आपको खाद डालने का वेस्टेज ऑफ मनी है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और आपको प्लांट भी अच्छा होगा। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜੜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ, ਹੈ ਨਾ? ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਦ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਦੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਓਵਰ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਛਿੜਕਾਅ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਜੇ ਸਿੱਧੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਦ ਵੀ ਘਟ ਗਈ। ਆਲਸੀ ਦੇਖਦੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ नहीं, वो भी तो पानी भी प्रॉपर थोड़ा लग जाता। तो ये बड़ी सौख वधिया इसके अंदर देखो सारा सिस्टम ये बताने का मेरा उद्देश्य यही है। ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? इसके अंदर केवल मशरूम के कंपोस्ट को हम डालते हैं और प्लेसमेंट मेथड से ऐसे उसका पॉइंट बना के उसमें ज़मीन में रख देते हैं और उसके ऊपर फिर पौधा रख देते हैं। इससे बेनिफिट ये होगा कि पौधे में कोई भी केमिकल नहीं गया है। अच्छा। और पौधे का रूट जोन सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि कंपोस्ट जो फाइबरस होता है, तो उसमें उस रखने से क्या होता है, प्लांट की रूट सिस्टम को डेवलपमेंट अच्छे होगी। यदि रूट सिस्टम डेवलप है तो ये एक आदमी की तरह से है। यदि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है तो हर खाना अच्छा लगेगा। ऐसा ही पौधा भी यदि स्वस्थ है तो उस पर कोई बीमारियाँ नहीं आएगी, अगर उसका सिस्टम सही है तो। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਵੱਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਵੱਟ ਗਿੱਲੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨਦੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ प्रॉब्लम होगी कि नहीं? सबसे बड़ी ये है कि जब उसके बट के ऊपर पानी रहता है तो इस ज़मीन को कंप्रेस कर देता है, तो प्लांट की जो जड़ें होती हैं उसको ग्रोथ करने के लिए जगह नहीं मिलती। और नॉर्थ इंडिया के सोइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो रूट जोन के पास ही ज़्यादा कंप्रेस होकर जाते हैं। जबकि एक साइंस का नियम है, जितना बेड सॉफ्ट रहेगा उतना ही रूट्स बढ़िया होंगी। अगर पानी आ गया तो वो सॉफ्ट नहीं रहेगा तो रूट की ग्रोथ भी कम रहेगी, आपके नदीन ज़्यादा होंगे, प्लांट कमज़ोर होगा, वो आपकी मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अपने को पानी बचाना है, अपने को नदीन गुना देना है, अपने को पैसे भी बचाने हैं। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कम पैसे में, कम से कम लागत में एक अच्छी फसल किसान की हो सकती है। उसमें क्वालिटी भी अच्छी होगी और पैसे भी कम लगेंगे, और जब हमारी लागत कम लगेगी तभी 2 पैसे किसान के बचेंगे। देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखें, ये भी तो एक खेत ही है। यहाँ पे आप किसी पौधे पे बीमारी नहीं, किसी पौधे पे कहीं खाद ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, तो पहले तो पैसे हमने खाद में बचाए, और पौधे की क्वालिटी अच्छी है तो हमारी क्वालिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो जब नदीन ही नहीं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कहाँ बढ़ेगी? तो ये में इन चीज़ों पर सोचना पड़ेगा। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? मतलब देखिए, इस बीमारी न होने की एक वजह है कि इसमें केवल नमी हमने इतनी ही मेंटेन की हुई है जितनी वास्तव में पौधे को चाहिए। अगर किसान हमारा आँख मिच के फ्लड इरिगेशन करके पानी दे देता है, जो जरूरत से ज़्यादा पानी होगा,
ये वैसे ही जैसे मानव शरीर के ऊपर लिमिट से ज़्यादा हम चाहे कोई चीज़ खा पी लें तो वो हमारे सिस्टम पर नेगेटिव असर डालता है, ऐसे ही ज़्यादा पानी भी पौधे की ग्रोथ पे नेगेटिव असर डालता है, जिसकी दुनिया भर की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इस सिस्टम से पानी देने से पौधे पे कोई बीमारी नहीं होती। और ये मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि इवन हम नर्सरी के जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उस पर भी यही मेथड लगाते हैं तो वहाँ भी ये बीमारी नहीं आती। तो सबसे बड़ा तो ये है, कभी भी किसान को अपनी जो बेड बनाई है उसके ऊपर हाथ डाल के या प्रेशर नहीं करना चाहिए। ये जितना सॉफ्ट होगा वैसे ही नींद बढ़िया रहेगा। साइंस का नियम भी है, हमें जितना सॉफ्ट बेड होगा उसी पर नींद बढ़िया आती है। ऐसे ही पौधा का बेड जितना सॉफ्ट होगा उसकी रूट ग्रोथ उतनी ही अच्छी होंगी और पौधा उतना ही स्वस्थ होगा। ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਡਰ? देखिए ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ। इसमें क्या है कि आपको बीमारी नहीं आती, उसे सही बात है दवाई नहीं डालनी पड़ती है, परंतु फिर भी प्रिकॉशंस के तहत हम केवल इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं। नीम ऑयल ਦਾ। नीम ऑयल का स्प्रे करने से सकिंग पेस्ट इस पर आएगा नहीं। सकिंग पेस्ट नहीं आएगा तो बीमारी कहाँ से आएगी। पौधा की हाइट लगभग हाँ आधा फुट हो जाए, हाँ जी। पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज आ जाए तब स्प्रे करो। 15 दिन के बाद एक बार रिपीट करते रहो अच्छा। और फ्लावर शुरू होने से पहले उसको बंद कर दो। ਤੇ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ नीम ऑयल? नीम ऑयल एक सस्ता प्रोडक्ट है। दूसरा अच्छी बात यह है, ये किसी भी वजह से यदि ज़्यादा भी डल गया तो ये नेगेटिव पौधे पर कोई असर नहीं डालता है। और यदि इंसान गलती से किसी मजदूर ने खा भी लिया तो उसकी हेल्थ के ऊपर भी कोई नेगेटिव असर नहीं डालता ਇਹ है। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਚੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। न इंसान को नुकसान न पौधे को नुकसान। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਛਿੜਕਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨੀਮ ਆਇਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਆ। ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੌਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? उसके बाद ज़्यादा नहीं पड़ती, परंतु कुछ यदि पौधे ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खुराक मांगते हैं, उसके लिए हम बैक्टीरियाज होते हैं जो फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरियाज बोलते हैं, उस टाइप के हम जीवाणु के द्वारा ज़मीन की ताकत को बढ़ाते हैं, केमिकल के थ्रू नहीं। हमारी PHB एक प्रोडक्ट होता है फास्फोरस सोलुबल बैक्टीरिया। यदि ज़मीन के अंदर फास्फोरस की कमी महसूस हो तब उसका हम स्प्रे ज़मीन में दे देते हैं, तो उससे एक पौधे को भी नुकसान नहीं। ज़मीन में जीवाणु बनेंगे तो ज़मीन में जो फास्फोरस हो पौधे को वेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ? वो केवल अपने जितनी भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से वो जीवाणु तैयार कराए जाते हैं और उसको 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे किया जाता ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? है। बड़ा आसानी से मिल जाता है, कम लागत है और आदमी के लिए भी सेफ है और पौधे के लिए भी सेफ है। ਸੇਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। नहीं, वही बात है, किसान को ये जरूर सोचना चाहिए कि उसकी क्रॉप का पैटर्न ही ऐसा होना चाहिए कि जो खाद डालने की जरूरत ना पड़े। आपको एक लाइन में जो आप वो लगाए उसके दूसरी लाइन में आपको लेगुमिनस क्रॉप लगानी चाहिए, दो दलहनी फसल जिसको बोलते हैं, ताकि वो ज़मीन में अपने आप नाइट्रोजन फिक्सिंग का भी काम, न्यूट्रिशन का भी काम करें और जितना भी आपकी बाद में जो प्लांट बचता है उसको ज़मीन के अंदर ही फ्लो कर दे ताकि कार्बनिक मैटर भी ज़मीन के अंदर बढ़ जाए। केमिकल मैटर डालने से क्या होता है, कार्बनिक मैटर भी कम हो जाता है, इससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। केवल ये है कि मेरी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है वो टेस्ट से पता चलेगा, टेस्ट कराते रहना चाहिए। हर किसान को हर 2-3 साल के बाद अपनी ज़मीन का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए ताकि पता चल जाए कौन सा केमिकल की मिकदार हमारे बढ़ रही है, कौन सा केमिकल की मिकदार घट रही है। केमिकल का इन द सेंस फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास, इन्हीं से हमें आइडिया मिल जाना चाहता है कि हमारी ज़मीन का तासीर में क्या फ़र्क आ रहा है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਆ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਲਾ। ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने बेड तो ऐसे ही बनाने हैं,
इस बेड के ऊपर एक प्लास्टिक की वायर आती है जो करीब 6 फुट की जो होती है और करीब 18 से 20 रुपए के आसपास अवेलेबल होती है। रेट्स वेरिएबल हो सकते हैं। अगर उसको आप लगा के उसके ऊपर आप जाली लगा दोगे तो वो भी सबसे लो कॉस्ट का एक मेथड है जिसमें आपको सर्दी से नहीं डरना है, गर्मी से नहीं डरना है और आपका प्लांट इंसेक्ट से फ्री रहेगा, आपकी क्रॉप हेल्दी रहेगी। केवल सीधी एक वायर है और जब आप उसको लगाते हो तो वो मुड़ जाता है, अब निकालते हो तो अपने आप ही सीधा हो जाता है और उसका कोई जंग नहीं लगता है। जंग नहीं लगा। वो अगर आपने कुछ समय पहले देखा होगा, हमने शाहबाद के अंदर अभी नर्सरी पे इसका ट्रायल भी किया है और जहाँ पे हम मोर देन 10 करोड़ नर्सरी तैयार करते हैं फिर भी एक पौधे पे भी कोई सर्दी का असर नहीं होता, केवल उसके से बचाव करते हैं। तो जब 10 करोड़ पौधे एक किसान बचा सकता है, वो भी छोटे पौधे, तो ये तो सब्जी का कोई गल नहीं। सब्जी में तो सर्दी वैसे भी कम नहीं। सही गल है। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦਾ है? वो रोड आपकी कंटिन्यू होगी, उसके ऊपर जो कपड़ा है वो 25 GSM का नॉन वूल प्लास्टिक क्लॉथ आता है, वो उसका संभालने की आपके ऊपर पे है कि आप कितना संभाल के रखते हैं। अदरवाइज उसका 3-4 साल तक उसका लाइफ साइकिल है, तो आप 4 साल में बदल लो। 25 GSM का है तो आपको सस्ता भी है। और ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सब्जी ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ना ਪੈਂਦਾ है? उसको बिल्कुल नहीं हटाना, केवल आपको जिस टाइम लगा दिया, लगाने के बाद हार्वेस्टिंग स्टेज पे ही आपने जब आपकी फसल तैयार होगी तब उसको उतार दो और अपनी फसल को हार्वेस्ट कर लो, तो आपको बस उससे पहले करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। ਉਹ ਤਾਂ बहुत ही सस्ता साधन है फिर फुली होगा। वो भी अब किसान को, किसी भाई को अगर किसान को देखना है तो एक बार प्रैक्टिकल जाके शाहबाद देखो, और जब देखने से ही किसान का विश्वास बढ़ेगा और उसको ज्ञान के बारे में पूरा अपडेट हो जाएगा। तो आगे किसी का कोई टेक्निकल हो तो मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी उसको समझा सकता हूँ कि कैसे करना चाहिए। परंतु जो कोई भी काम करो सबसे पहले आप एक्सपर्ट से सलाह लो, या तो आप PAU में जाके सलाह लो या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। आप उन अनपढ़ या कम पढ़े लिखे दुकानदार की बातों पर विश्वास करके अपनी फसल को नहीं लगाना है। जो कभी खेत में गए ही नहीं तो वो आपको सलाह कैसे देंगे? आपको प्रैक्टिकल उनके पास जाना पड़ेगा। ਜੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ ਉਨੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ आधारित खेती है वो ज़्यादा कामयाब हैगी है। देखिए अब इसमें 2 पहलू आ गए। एक तो पहले ये कहता है हमारी ज़मीन पे इतना प्रेशर नहीं था, अब बार क्रॉप लगाने से ज़मीन के ऊपर भी प्रेशर है। एक इसको हम डिजीज इनोकुलम भी बोलते हैं। अब एक इंसेक्ट को सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट लगातार मिल रहा है, पहले वो इन्वायरमेंट नहीं था, वो ब्रेक हो जाता था। एक फसल लगाई 1 साल के बाद फिर लगती थी तो उसको सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं मिलता था, अब सर्वाइव करने के लिए साधन मिलता है तो वो आ जाता है। दूसरा, आज की डेट में जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे को उतना फूड की ज़रूरत भी है, इसलिए हमने प्रोडक्शन बढ़ाना भी है। अब बढ़ाना है तो कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, इसलिए हमें टेक्नोलॉजी पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज़ द मेन थिंग।